नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हमारे आज और आने वाले कल से सीधा जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की आहट की। सुनकर शायद थोड़ा अजीब या डरावना लगे, है ना? लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में सुलग रही एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में एक भयानक तबाही का रूप ले सकती है। आज हम बिना किसी पक्षपात के सिर्फ डेटा, जियोपॉलिटिक्स और इतिहास के चश्मे से इस पूरी सिचुएशन का एक बहुत ही डीप और न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं और शुरुआत करते हैं उस इंसान की बात से जिसे दुनिया के सबसे जीनियस लोगों में गिना जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, तो किसी ने आइंस्टाइन से पूछा कि अगला विश्व युद्ध कैसा होगा। उनका जवाब बड़ा सीधा और चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और डंडों से लड़ा जाएगा। मतलब साफ है, एक और ग्लोबल वॉर, खासकर अगर वो न्यूक्लियर हुआ, तो वो हमारी पूरी सभ्यता, हमारी सारी टेक्नोलॉजी को मिट्टी में मिला देगा। हम इंसान सीधे स्टोन एज यानी पाषाण युग में वापस चले जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। अब आज के इस डीप डाइव में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि असल में विश्व युद्ध कहते किसे हैं। फिर हम आज के सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट्स जैसे ताइवान और यूक्रेन की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे दुनिया दो बड़े सुपर पावर गुटों में बंट रही है। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमी और सेमीकंडक्टर्स के क्राइसिस की। और फाइनली हम समझेंगे कि क्या कूटनीति यानी डिप्लोमेसी हमें इस तबाही से बचा सकती है। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। आखिर ये विश्व युद्ध या जिसे हम टोटल वॉर कहते हैं, उसका असली मतलब क्या होता है? देखिए, सोशल मीडिया पर तो आजकल कहीं भी दो देशों में गोली चले तो लोग तुरंत उसे तीसरा विश्व युद्ध डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो एक नॉर्मल क्षेत्रीय युद्ध और एक टोटल वॉर में जमीन आसमान का फर्क होता है। कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ जैसे महान मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का मानना था कि टोटल वॉर सिर्फ बॉर्डर पर खड़ी सेनाओं के बीच नहीं लड़ा जाता। इसमें सिविलियंस और सोल्जर्स के बीच की लाइन एकदम खत्म हो जाती है। युद्ध कई महाद्वीपों तक फैल जाता है। देश का सारा राशन, फैक्ट्रीज, पूरी की पूरी इकोनॉमी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ युद्ध जीतने के लिए लगा दिया जाता है। और ऐसे युद्ध में कोई भी देश तब तक हार नहीं मानता जब तक उसके पास सच में कुछ भी ना बचे। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी टेंशन पर। वो कौन से फ्लैश पॉइंट्स हैं जो सच में इस टोटल वॉर की चिंगारी बन सकते हैं? अगर हम आज के जियोपॉलिटिकल माहौल को इमेजिन करें तो सबसे पहला रिस्क जोन है यूक्रेन और रूस का बॉर्डर। यहां सबसे बड़ा डर क्या है पता है? अगर गलती से भी, जी हां, सिर्फ एक गलती से ये लड़ाई बाल्टिक देशों या पोलैंड के बॉर्डर को क्रॉस कर गई तो नाटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर हो जाएगा और इसका सीधा मतलब है पूरे नाटो अलायंस की युद्ध में डायरेक्ट एंट्री। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट को देखिए। इजराइल और ईरान के बीच का तनाव चरम पर है। वहां हिजबुल्ला और हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं और ऊपर से अमेरिका के इन्वॉल्व होने का चांस हमेशा बना रहता है। इनमें से किसी भी रीजन में एक छोटी सी गलतफहमी, बस एक मिसकैलकुलेशन, और दुनिया के बड़े बड़े देश सीधे एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। लेकिन रुकिए, एक्सपर्ट्स की माने तो सबसे बड़ा खतरा कहीं और है। बहुत सी डिफेंस और ग्लोबल रिपोर्ट्स साल 2026 को एक बहुत ही क्रूशियल टर्निंग पॉइंट मान रही हैं। उनका साफ अनुमान है कि 2026 तक ताइवान स्ट्रेट में कोई बड़ा क्राइसिस पैदा होने के चांसेस पूरे 50% हैं। जी हाँ, 50%। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका और चीन के बीच जो पावर की जंग चल रही है ना, ताइवान उसका एकदम सेंटर पॉइंट है और ये सच में बहुत ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार, एक छोटे से इलाके में लड़ाई पूरी दुनिया में कैसे फैल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आज दुनिया दो बड़े सुपर पावर गुटों में बढ़ती जा रही है। आज दुनिया वैचारिक और रणनीतिक तौर पर दो साफ हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ है अमेरिका, ब्रिटेन, पूरा नाटो, जापान, साउथ कोरिया और इजराइल का बहुत मजबूत गठबंधन, और दूसरी तरफ खड़ा है रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस का ब्लॉक। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब भी दुनिया ऐसे गुटों में बढ़ती है ना, तो किसी भी एक जगह हुआ छोटा सा हमला एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ये कोई आम लड़ाई नहीं रह जाती, ये इन सारे गठबंधनों को तुरंत एक्टिवेट कर देती है और सारे सहयोगी देश एकदम से युद्ध की आग में खींचे चले आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई लड़ने को तैयार बैठा है। यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जो न्यूट्रल है। इसमें हमारा भारत है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है और कुछ खाड़ी देश हैं। ये वो देश हैं जो किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनकर सीधा लड़ने के बजाय शांति और कूटनीति की बात कर रहे हैं। इनका मेन फोकस है बातचीत से बीच बचाव करना, ताकि दुनिया को इस महाविनाश से रोका जा सके। और सच कहूं तो ऐसे न्यूट्रल देशों का रोल इस वक्त लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है।
चलिए अब इस पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड रखकर इसे आपकी और मेरी आम जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए ताइवान में सच में युद्ध छिड़ जाता है तो ये सिर्फ दो देशों का बॉर्डर विवाद नहीं रहेगा। ताइवान पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर्स यानी उन छोटी सी माइक्रोचिप्स का सबसे बड़ा हब है जो हमारी मॉडर्न जिंदगी चलाती हैं। अगर वहां कुछ होता है तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन रातों रात, जी हाँ बिल्कुल रातों रात ढह जाएगी। और इसका असर आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, जो कारें आप चलाते हैं, हॉस्पिटल्स के लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स और यहां तक कि एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स, सब कुछ ठप पड़ जाएगा। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल कोलैप्स होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, सोचिए एनर्जी क्राइसिस कितना भयंकर होगा। अगर मिडल ईस्ट का झगड़ा और बढ़ा तो ईरान सिर्फ 48 किलोमीटर लंबे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। आपको बता दूं, दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। जैसे ही ये चोक पॉइंट बंद होगा ना, कच्चे तेल के दाम हवा से बातें करेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तुरंत उछलकर $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। अब इन सारे फैक्टर्स का मिला जुला असर क्या होगा? ये नंबर्स वाकई डराने वाले हैं। ग्लोबल महंगाई दर सीधा 6.5% तक शूट कर सकती है। दुनिया की आर्थिक ग्रोथ में 2% की भारी गिरावट आ जाएगी। और जैसा मैंने बताया, दुनिया की 20% तेल सप्लाई एकदम ठप हो जाएगी। आम भाषा में इसका मतलब है एक भयंकर ग्लोबल मंदी, जिसका सीधा असर हर देश, हर घर और हम सबकी जेब पर बहुत बुरी तरह पड़ेगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब इतना भारी नुकसान सामने दिख रहा है तो आखिर इन महाशक्तियों को रोक कौन रहा है? बात करते हैं कूटनीति की। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इतनी भारी तबाही के डर के बावजूद अमेरिका, रूस या चीन सीधे एक दूसरे से लड़ने से क्यों बच रहे हैं? इसका सबसे बड़ा और असली कारण है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैड का कॉन्सेप्ट। एकदम सिंपल सी बात है, अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो दोनों तरफ का पूरी तरह खात्मा पक्का है। कोई भी जीत के वापस नहीं आएगा, और यही खौफ सबसे बड़ा बैरियर है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस, भले ही उसमें 1000 कमियां हों, लेकिन वो डिप्लोमैटिक चैनल्स को लगातार खुला रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। याद है ना इतिहास का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? जब भी लगा कि दुनिया बस खत्म होने वाली है, आखिर में समझदारी और कूटनीति ने ही हमें बचाया है। तो फाइनली इस पूरे एनालिसिस के बाद हम एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या आज की मॉडर्न डिप्लोमेसी और दुनिया का बौद्धिक वर्ग इतिहास को खुद को दोहराने से रोक पाएगा? क्या हम इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन की उस डरावनी भविष्यवाणी को गलत साबित कर पाएंगे? खैर, इस सवाल का पक्का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है। लेकिन एक बात तो 100% तय है कि दुनिया की शांति इस वक्त एक बहुत ही नाजुक डोर से बंधी है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है इस बारे में? सोचिएगा जरूर।